नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। साल 2001 में संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन आज फिर एक बार 13 दिसंबर 2023 को हाई सिक्योरिटी से लैस नई संसद में कुछ उसी तरीके के हालात देखने को मिले। सुरक्षा में एक भारी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दोपहर तकरीबन 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 युवक संसद में कूदे और उन्होंने स्मोक बम फोड़े, अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़े और इसी दौरान संसद के बाहर भी एक महिला और एक पुरुष ने भी स्मोक बम फोड़कर एक तरीके से अफरा तफरी मचा दी। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई, पूरी संसद में अफरा तफरी और हमले जैसा, जिस तरीके से देखा गया था कि 2001 में 22 साल पूर्व संसद पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया था और अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था, जिसे बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। संसद के हमले का एक तरीके से उसी तरीके का दृश्य आज देखने को मिला। हालांकि गोली बम असली वाले गोलियां नहीं चली, कोई इस तरीके का घातक हथियार प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन कमोवेश जिस तरीके से स्मोक बम फोड़ा गया, कोई केमिकल बम भी फोड़ा जा सकता था, कोई जहरीली गैस छोड़ी जा सकती थी। ये हमलावर जिन्हें हम कह रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते थे, ये गोलियां भी चला सकते थे। ऐसे ऐसे दृश्य एक तरीके से पूरे अफरा तफरी पूरे सदन में मच गई। और जिस वक्त ये हमला, इसे हम कहेंगे, ये हमला हुआ, उस वक्त पीठ पर जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, उस पर वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जो मेरठ से सांसद हैं, वो बैठे हुए थे और मालदा दक्षिण के सांसद मुर्मू साहब अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान अफरा तफरी हुई और ये दोनों हमलावर, एक तो कूदकर बाहर की तरफ भागा और दूसरा बेंचों में, जिन आसन में, जिन कुर्सियों में सांसद बैठते हैं, उनमें उछल कर वो सदन की तरफ बढ़ा। सांसद मलूक नागर और तमाम जो और अन्य सांसद हैं, बीएसपी के सांसद मलूक नागर समेत तमाम सांसदों ने इस हमलावर को दबोचने की कोशिश की और कूट पीट कर किसी तरीके से काबू किया। जिस दौरान इस हमलावर की पिटाई हो रही थी, जिसका नाम सागर शर्मा बताया गया है, उन्नाव का मूल रूप से निवासी है, लखनऊ, बंगलौर और हिसार से भी उसके कनेक्शन है, रिश्तेदारियां हैं, वो एक तरीके से उसको पकड़ा गया और उसे कूट पीट कर काबू में किया गया। लेकिन इस दौरान भी उसने स्मोक बम फोड़कर संसद को धुआं धुआं कर दिया। एक अजब तरीके का बवंडर संसद में क्रिएट हुआ। 4 हमलावरों की, बल्कि 5 हमलावरों की पहचान हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरा एक तरीके से साजिश है और जो येलो कलर का जो स्मोक बम था, वो एक तरीके से फोड़ा गया। हमलावर जिनकी पहचान हुई, हिसार की नीलम, अमोल सिंधे महाराष्ट्र का, सागर और मनोरंजन बंगलौर का, ये फिलहाल हैं। और ललित झा, ये कहा जा रहा है कि जो 5वां हमलावर था, वो जिसके पास सारे हमलावरों के मोबाइल हैं, वो एक तरीके से वो मोबाइल लेकर भाग गया। उसकी पूछताछ की जा रही है, उसको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सारे लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर रात में रुके थे। विक्की शर्मा, उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी, बहुत सारी डिटेल भी हैं। तमाम जो हमलावर हैं उनके बारे में मैं अभी सारा डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि संसद पर एक बार 22 साल बाद फिर हमला, उस संसद पर जो भारत की आत्मा है, उस संसद पर जिसे कहा जाता है कि सर्वाधिक सुरक्षा वाला एरिया है, वो 3 लेयर। अभी जब नई संसद बनी थी तो इसे बनाने वाले लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि भाई ये बिल्कुल ऐसी संसद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये विजिटर के रूप में गए और इतना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया। जो इनका प्रवेश पत्र बना है, वो मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस पर बना है। प्रताप सिम्हा साहब से भी पूछताछ होगी।
या नहीं होगी तो एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले दिनों आरजेडी के सांसद ने कहा था, मनोज झा जिनका नाम है, राज्यसभा के, महिला आरक्षण बिल पर जब दर्शक दीर्घा से नारे लग रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के दृश्य संसद में नहीं होने चाहिए, कभी कोई आएगा और कुछ भी करके कूद कर चला जाएगा। मनोज झा आज उसी बात को रिकॉल कर रहे थे, दोहरा रहे थे कि देखिए वही हुआ ना। तो संसद में जब एक सांसद को पेन ले जाने की इजाजत नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो कर पाते हैं, तब ये इस तरीके की स्थिति वहां पर बन रही है और ये सुरक्षा बिल्कुल तार तार हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में इन लोगों का मकसद कौन है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, कहां से आए, क्या हैं, लेकिन ये नारे लगा रहे थे, जय भीम जय भारत। भीम का सहारा, भीम के नाम का सहारा क्यों लिया इन हमलावरों ने, या ये क्यों कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, सरकार हमारी नहीं सुनती। कौन लोग हैं, कौन संगठन के पीछे है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों 15 दिन पहले एक इनपुट भी मिला था एजेंसियों को, जो कि अब सारी बातें खुलकर आ रही हैं। कुछ सांसदों ने उस वक्त भी चिंता जताई थी, ट्वीट किया था, ऐसी खबरें भी अब मिल रही हैं। लेकिन उस वक्त ये चर्चा संसद के इर्द गिर्द 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन, शहीदों को याद करने के दिन ऐसी घटना होगी, ये ना तो मीडिया में सुर्खियों में था और ना नेताओं के संज्ञान में बहुत ज़्यादा रहा। नहीं, वरना अगर इस तरीका का इनपुट था और मीडिया के पास भी इनपुट था तो मीडिया को भी इस पर संज्ञान लेकर कुछ करना चाहिए था। हो सकता कि यह घटना आज नहीं होती। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। उस दृष्टिकोण से देखिए, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। उस वक्त करीब 200 से ऊपर सांसद थे पक्ष और विपक्ष के। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, बहुत सारे लोग थे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा घटनाक्रम होता तो आज हम इस वक्त क्या कर रहे होते, शब्द नहीं मेरे पास वो बताने के लिए कि हम क्या कर रहे होते। बहुत गंभीर घटनाक्रम है, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि ये कौन लोग हैं, क्या इनका मकसद था, ये क्या हुआ, एजेंसियां क्या कर रही थी, 3 लेयर की सुरक्षा क्या कर रही थी। अब बहुत सारी बातें हो रही कि भाई अब फुल स्कैनर लगाया जाएगा। अजी अभी तक फुल स्कैनर क्यों नहीं लगाया, पहले क्यों हाफ स्कैनर लगा कर रखा। हर बड़ी घटना के बाद इस तरीके की चीजें आती हैं कि अब ऐसा करेंगे। भाई पहले क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक और इनका मकसद क्या है मंथन में, ये बड़ा सवाल है। आपको याद दिला दें कि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद भवन के हमले को में 14 लोग मारे गए थे। तमाम इसमें सुरक्षाकर्मी भी हैं और उस वक्त सांसें की सांसें अटक गई थी। लेकिन आज की घटना भी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे करने वाली थी। वो तस्वीरें दिखाई जाए संसद के हमले की, जो अभी पुरानी तस्वीरें हैं, ये 22 साल पहले की तस्वीरें हैं जिस वक्त संसद पर हमला हुआ था। और उस वक्त भी सुरक्षा की पोल खुली थी। बहुत सारी पुरानी संसद थी जो अब हम उसको पीछे छोड़कर आ गए हैं। किस तरीके से आतंकवादी देखिए दौड़ रहे हैं, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी। और ये इसमें कई सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। बहुत सारे संसद के जो काम करने वाले लोग वो मारे गए थे। आतंकवादी भी पुलिस की गोली से मारे गए थे। 14 लोग इस घटना में मारे गए थे। उस वक्त बहुत सारी बातें, बहुत सारी सुरक्षा, और इसमें जो इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जिस पर मुकदमा चलाकर भारत के संविधान के अनुसार उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज इस तरीके का घटनाक्रम संसद के अंदर विस्फोट और बवंडर, विस्फोट ही है। अगर स्मोक बम फोड़ा जा रहा तो विस्फोट है, और विस्फोट और बवंडर, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी अंतरराष्ट्रीय साजिश है, क्या मकसद है, कौन लोग हैं, सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री जी अभी तक बयान नहीं दिए हैं कि हुआ क्या है। हो सकता है सरकार कल देगी बयान, लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे हैं। एक तो सवाल यह है कि यह लड़की कह रही है, जो पकड़ी गई है, नीलम नाम की लड़की, हिसार की है, हरियाणा की सिविल सर्विसेज परीक्षा
हरियाणा लोकसभा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही एक सामान्य घर की लड़की है, गरीब घर की लड़की है, वो कह रही है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम बेरोजगार हैं, हम छात्र हैं, हमें कुचल दिया जा रहा है, हम अपनी आवाज कहां उठाएं, जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें मारकर बंद कर दिया जा रहा है। ये लड़की कह रही है। भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत। ये किस तरीके का संकेत और संदेश है, या कोई चीज ऐसी करने वाली है जो छुपाया जा रहा है? जरा सुनिए इसको। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये धुआं ये दृश्य वो दृश्य है जो दोपहर 1 बजे पेश आया। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। किस तरीके से देखिए ये हमलावर कूदकर संसद में जो हमला करने वाला ये सागर शर्मा नाम का ये युवक किस तरीके से वहां कूदा और कूदते फांदते हुए जब इसको सांसदों ने दबोचा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरा घटनाक्रम इन तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगियों ने आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से सुरक्षा हवा हुई, संसद में धुआं, सुरक्षा हवा, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारा लगाते हुए बाहर। कौन लोग मनमानी कर रहे हैं, कौन तानाशाही कर रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न अब ये घटनाक्रम छोड़ गए हैं। जरा सुनिए तस्वीरें, अपने आप में तस्वीरें और इसमें जो शामिल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक। ये कौन लोग हैं जो भारत माता की जय कह रहे हैं? इनकी पहचान भले नीलम और सागर के रूप में हो गई, मनोरंजन के रूप में हो गई है, अमोल के रूप में हो गई है, ललित झा के रूप में हो गई है, लेकिन ये कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है, ये इनका वास्तव में ताल्लुक क्या है, इनके पीछे कौन लोग हैं? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्या कोई आतंकवादी साजिश है? क्योंकि अब तमाम चैनल, सुरक्षा एजेंसियां इस बात को कह रहे हैं कि इनपुट था कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन कुछ होगा, इसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था बाहर भी टाइट की गई थी, लेकिन अंदर क्या था क्या नहीं था, क्यों चूक हुई, ये बहुत बड़े सवाल उभर कर आए हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो लोग थे वहां पर वो अपने आप में बहुत चश्मदीद रहे हैं और संसद की सुरक्षा में पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज जो है संसद की सुरक्षा करती है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा टीम होती है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के पास होती है। इसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में अपने अपने सुरक्षा घेरे होते हैं। लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय इसको संचालित करते हैं। संसद भवन में इसी के साथ अपना एक अलग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है और नई संसद, इसका कंट्रोल रूम भी होता है, कैमरे होते हैं। नई संसद में तो इंतहा सिस्टम लगे हुए हैं। जिस वक्त नई संसद का लोकार्पण हुआ था उस वक्त हमने तमाम चैनलों में देखा था, तमाम विशेषज्ञों को बात करते सुना था कि भाई ये इंतहा सिक्योर संसद है और उसमें इस तरह की घटना हो जाना हम सबके लिए स्तब्धकारी है। स्तब्ध हो गए हम सब कि भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर 22 साल पहले हुआ है तो फिर 22 साल बाद भी हो सकता है। 2023 में हम नया भारत बना रहे हैं, इस नए भारत में भी ये हो सकता है। इस पर हमें विचार करना होगा और इस तरह की घटनाएं आगे निकट भविष्य में ना हो उन पर सोचना होगा। आज बहुत सारे देश भर के पत्रकार, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई ऐसा हुआ क्यों, चूक कैसे हुई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो सांसद थे वहां, उन्होंने क्या देखा, प्रत्यक्षदर्शी सांसद क्या बता रहे हैं, उनको सुन लीजिए। Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the house. तरह की कर रहे थे मैम? क्या? वही लोग। I've been holding by them and some gas was emitting from their hands. So that's why house was adjourned. Till 2 o'clock. Okay.
Do you think this is a great security breach? Certainly, because today, you know that today we have observed the death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today itself it has been occurred. Certainly, How many people were there who two, jumped I out? think. अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम, जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिए हैं, और पूरी वहाँ सभी प्रकार के जो सांसद हैं, उनके जो निजी सचिव हैं पूर्व व मौजूदा, उनके पास निरस्त कर दिए गए हैं, और बहुत सख्ती कर दी गई है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर। एफआईआर के भी निर्देश उन्होंने दिए, एफआईआर हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही हैं कि इसके पीछे साजिश किसकी है। और ओम बिरला ने क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण, सुनिए। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है, और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई। लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो धुआं था, उसमें दम नहीं था कोई, उसकी प्रारंभिक जांच कर ली गई है। तो इनका मकसद क्या था? ये कोई संकेत देना चाहते थे, कोई संदेश देना चाहते हैं इस देश की सरकार को, इस देश के जनमानस को, या फिर संसद को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद था, या किसी इस देश से दूर बैठे भारत के दुश्मनों के हाथ में इनका रिमोट है क्या? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब अभी बाकी हैं। सागर शर्मा नाम का व्यक्ति जो पकड़ा गया है, वो दिल्ली और हरियाणा का कनेक्शन उसका सामने आया है। मूल रूप से उन्नाव जिले का है, उत्तर प्रदेश के, और लखनऊ के आलमनगर इलाके में वो परिवार के साथ रहता है। उसके पिता कारपेंटर हैं। उसकी पैदाइश दिल्ली के बसंत विहार में अपनी मौसी के घर हुई, और उसका दिल्ली अक्सर आना जाना होता था। मौसी उसकी हरियाणा में रहती। 6 महीने पहले सागर बेंगलुरु में भी रहता था। रक्षाबंधन के समय लखनऊ आकर अपने पिता के साथ किराए के मकान में रहने लगा और रिक्शा चलाने लगा। वहाँ उनकी नानी भी रहती हैं। और अभी 2 दिन पहले वो कहकर गया था कि दिल्ली जा रहा है, और उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। इसी तरीके का पूरा मसला है। और अगर जो महिला नीलम है उनके बारे में अगर बात करें तो नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं, और उनके पिता हिसार के उचाना में मिठाई की दुकान है, जबकि अनमोल सिंधे। और नीलम के बारे में एक और जानकारी है कि वो हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रही थी, और कभी कभी वो एक्टिविज्म में भी जाया करती थी, ऐसी जानकारी है। जबकि अनमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, और मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला, पेशे से ऑटो ड्राइवर है। दोनों ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय के नारे लगाए। चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और लगातार संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है। अब आपस में ये क्यों एक साथ एकत्र हुए? एक बंगलौर का, लखनऊ का, हरियाणा का, लातूर का, गुड़गांव का, ललित झा। मसला क्या है? क्या ये कोई अन्य लोगों के हाथों गाइड हो रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल। अभी कुछ कहना पुख्ता तौर पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके के नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, ये क्या संकेत देते हैं ये नारे? लड़की नीलम कह रही है कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं, हमें कुचल दिया जाता है, हम प्रदर्शन करते, धरना देते हैं। एक और ताजा घटनाक्रम यह हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा, ये वही किसान मोर्चा है जिसने लगातार दिल्ली बॉर्डर पर महीनों महीने
आंदोलन किया और इसी किसान मोर्चे के दबाव में सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे। किसान मोर्चे के नेताओं ने ऐलान किया है कि नीलम को तत्काल रिहा कर दिया जाए, अगर उसको छोड़ा नहीं गया तो किसान फिर से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की कल दिल्ली में बैठक भी बुलाई गई है और इस घटनाक्रम पर विपक्षी नेताओं की बैठक भी सुबह 10 बजे कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके घर बुलाई गई है। लगातार बैठकों का दौर, सुरक्षा अधिकारियों बैठक कर रहे हैं, संसद के सुरक्षा अधिकारी बैठक कर रहे हैं, सेक्रेटरिएट में बैठकें चल रही हैं, सीआरपीएफ, संसद के जो सुरक्षा तंत्र चलाने वाले लोग, सब बैठकों का दौर एक तरीके से शुरू हो गया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये इतना बड़ा घटनाक्रम है कि सरकार को राष्ट्र को बताना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि इनका मकसद कौन है, क्या है और इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनके पीछे कौन लोग हैं। और दिन और तारीख वही चुनी जो संसद पर हमले की तारीख है। ये बहुत चौंकाता है और अपने आप में ये अलग तरीके का संकेत और संदेश देता है। सागर शर्मा जो लखनऊ में फिलहाल उसकी फैमिली है, उसकी बहन ने क्या कहा है वो सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। मैं भाई रिक्शा चलाता था यहाँ पे। कब से रिक्शा चला रहा है? अभी 2-3 महीना हुआ है। उससे पहले बेंगलोर में रहता था। बेंगलोर में क्या करता था? वही काम करता था, मुझे नहीं पता। ये वहाँ पे गया था कि काम करने गया। हाँ। ये दिल्ली कब गया? दिल्ली तो अभी परसों गया है। क्या बता के गया था कि दिल्ली जा रहा है? यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो वही मैंने सुना था। वैसे मैंने कौन कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया, यही बताया कि अकेले गया, अकेले ही तो गया, मुझे ये सब नहीं पता। परिवार में कितने लोग? बहुत ज्यादा परिवार को कुछ पता नहीं। 2 तस्वीरें जो मुझे शायद उनसे इस कार्यक्रम को शुरू करना था, मैं अब दिखा रहा हूं। ये 2 तस्वीरें हैं। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो शहीद हुए थे, संसद हमले में 2001 में शहीद हुए थे, उन शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम की श्रद्धांजलि है और दोपहर 1 बजे बवंडर है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि क्या 2001 के बाद 2023 में भी कुछ नहीं बदला है क्या? हमें बहुत कुछ सीखना है क्या? हमें बहुत कुछ करना है क्या? ये तस्वीरों के साथ मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे, उसके बाद मेहमान भी होंगे। ब्रेक से लौट आए और सीधे हमारे जो संवाददाता हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी लखनऊ से और हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से विनोद गुप्ता जुड़े हैं। तीनों सहयोगियों से हम बात करेंगे और ताजा स्थिति परिस्थिति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रवेश शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब क्या जानकारियां निकल कर आई हैं? बिल्कुल क्रक्स में, बिल्कुल संक्षिप्त में क्या क्या जानकारियां निकल कर आई हैं और अब तक ये पता चल पाया है क्या कि ये इनका मकसद क्या था इस घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा कि जो स्मोक बम था जो फोड़ा गया, जो उसका धुआं था वो घातक नहीं था, वो केवल दहशत फैल सकती थी, सनसनी फैल सकती थी, लेकिन घातक नहीं था। और ये नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, तानाशाही बंद करो, जय भीम जय भारत। इसका क्या मकसद हो सकता है? किस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है प्रवेश शर्मा? तो बिल्कुल देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 बजे के वक्त जो मनोरंजन और सीधे तौर पर मैं कहूँ ये 2 शख्स जो अंदर घुसे थे, साफ तौर पर बताऊं तो इन सुरक्षा में जो सेंध लगी थी उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और उसी की जांच जो है आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक पैन ले जाना बड़ा मुश्किल है, वहां पर ये स्मोक लेकर अंदर घुसते, जिसको लेकर जांच जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 लोगों के साथ साथ 2 लोग अभी गुड़गांव से भी गिरफ्तार हुए हैं और उसमें एक शख्स जो है ललित झा, जिसकी अभी तक जांच की जा रही है, क्योंकि जब खुलासा हुआ, पूछताछ हुई तो खुद नीलम ने और उनके सहयोगी ने साफ तौर पर यह बताया है कि एक सहयोगी ललित झा भी था जिसके पास उनके मोबाइल है। उसके बाद पुलिस जो है उनकी उस रुख पर मुड़ गई है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मनोरंजन जो है मैसूर के पास का रहने वाला है और उसमें मैसूर के सांसद का ही जो पास का जो इस्तेमाल किया गया है, सांसद के साइन करा कर किए गए। तो एक जो सुरक्षा या जांच की बात करें वो मनोरंजन के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसके अलावा दिल्ली में, गुरुग्राम में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए वो वहां पर रहे थे, तो इसलिए उनसे भी जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि अभी साफ तौर पर ये कहा नहीं जा रहा है कि किसी संगठन से है या कैसे, लेकिन एक बात खुलकर सामने आ रही है कि तानाशाही नहीं चलेगी शब्द का जो
प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि भटके हुए युवा हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये हाँ, और एक बात और दिलचस्प है प्रवेश, एक बात और दिलचस्प है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि नीलम को छोड़ो। नीलम ही नारे लगा रही थी, ना तानाशाही नहीं चलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि नीलम को छोड़ो। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिल्कुल, देखिए नीलम का जो डाटा है या बात करें जो पुलिस की तरफ से बयान आया, उसमें साफ तौर पर दो बातें निकल कर आ रही है। पहली तो ये कि वो हरियाणा की रहने वाली है और पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो बताई जा रहा है कि कई तरीके के आंदोलन, चाहे वो छात्र आंदोलन है, चाहे वो किसान आंदोलन है, सब में जाकर अपनी भूमिका जो है निभाती थी और वहां पर मुख्य रूप पर जो है नारेबाजी करती थी। इसी वजह से जो है किसान संगठन काफी समय से जब दिल्ली पर रुका था, तो इसमें नीलम ने वहां पे काफी समय बिताया था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि किसान संगठन के साथ अच्छी खासी नजदीकियां हैं, जिसकी वजह से किसान संगठन साफ तौर पर नीलम की रिहाई की बात कर रहा है। लेकिन अभी जो है संसद मार्ग थाने में पूरी तरीके से उनको एक तरीके से कहा जाए कस्टडी में ले रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। अभी आगे की जांच की जा रही है। सिर्फ जो सुई की घड़ी है, प्रवेश कोई और एक्सक्लूसिव जानकारी अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। अगर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो अनछुई कोई जानकारी हो। फिलहाल देखिए, जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि ललित झा के लिए कई जगह पुलिस दबिश डाल रही है, छापेमारी कर रही है, क्योंकि जब तक वो मोबाइल हाथ नहीं लगेंगे तो पुलिस आगे की जांच नहीं कर पाएगी। और मोबाइल मिलने के बाद बताया जा रहा है कई तरीके के जो है उनसे जो है सूत्र मिलेंगे, या ये कहीं जांच में एजेंसियों को फायदा मिलेगा और पता लगेगा ये पिछले कई दिनों से किसके साथ जुड़े थे, किससे बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर सर्विलांस का युग है। अब चूंकि मैन टू मैन जो एक तरह से इंटेलिजेंस का सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, अब सारे लोग डिपेंड हैं सर्विलांस पर, डिवाइस पर, तो जाहिर सी बात है डिवाइस की तलाश जरूर होगी। मैं हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता के पास चलता हूं। विनोद जी, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या नजर आ रहा है? नीलम के बारे में क्या इनपुट है? और किसान जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उसने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। कल बैठक भी बुलाई गई है नीलम को लेकर। नीलम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये क्या शख्सियत नीलम की है? क्या कौन लोग पीछे हो सकते हैं? कुछ इनपुट आ रहा है। और विकी शर्मा गुड़गांव से गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पत्नी भी हिरासत में ली गई हैं, अभी तो हिरासत में पूछताछ चल रही है। ललित झा भी गुड़गांव का बताया जा रहा है। क्या इनपुट है आपके पास विनोद जी? बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, अगर बात की जाए 6 के 6 जो आरोपी है, बोलिए। विनोद गुप्ता का संपर्क कुछ गड़बड़ है। मैं पवन तिवारी के पास चलता हूं। पवन तिवारी, सागर शर्मा के बारे में क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? बहुत कुछ जो बातें सामने आ चुकी हैं, मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सागर का कैसा कैरेक्टर है, कैसा चरित्र है? क्या कहीं कोई आपराधिक वारदातों में पहले भी रहा है? क्या इस तरह की घटनाक्रम कभी किए हैं? क्या ऐसे कुछ लोगों से संपर्क की बात सामने आई है? क्या खबर है सागर के बारे में? जी, आपको बता दें कि जो संसद में घटना हुई उसको लखनऊ कनेक्शन सामने आया, जिसमें सागर शर्मा नाम का जो लड़का है वो लखनऊ के मानक नगर इलाके का रहने वाला है। बात की जाए इसके कनेक्शन की तो अभी कुछ 6 महीने पहले लगभग बंगलोर में रह के आया है। उसके अलावा दिल्ली और हरियाणा से इसका तीनों राज्यों से कनेक्शन है। और जिस तरह ये घटना हुई है उसमें तीनों राज्यों के लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सागर शर्मा है इसका कनेक्शन साफ तौर से इसमें सामने आ रहा है। और जब यहाँ मोहल्ले में लोगों से और उनके परिजनों से बात की गई तो अभी तक ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका सामने निकल कर नहीं आया। तो काफी साधारण परिवार इनका है। इनके पिताजी जो है वो कारपेंटर का काम करते हैं और ये जो सागर शर्मा है यहाँ पर अभी 2-3 महीने पहले जो है बैटरी रिक्शा जो है चलाकर अपना जो है गुजर बसर यहाँ पर कर रहा था। और अभी बीच में वो अपने परिजनों से वो अपना जो है बैटरी रिक्शा खुद का निकलवाने की बात कर रहा था और अपनी बहन से धरना प्रदर्शन में शामिल होने की बात करके गया था। अगर बात की जाए इनके परिजनों की तो इनका एक बहुत साधारण सा यहाँ पर रहन सहन है और ये लगभग 20 सालों से लखनऊ में किराए के मकान पर रहते हैं। बहुत छोटा सा इनका घर है और लगातार ये किराए पर रहकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। तो बहुत साधारण सी फैमिली है। जहाँ तक पढ़ाई की बात आ रही तो अभी तो इन्होंने इंटर की पढ़ाई की है। इंटर तक पढ़ने की इनकी बात सामने आ रही। फिलहाल ये दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। बसंत विहार एक इलाका, उनकी मौसी वहां पर रहती है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और हरियाणा में भी कुछ दिन ये रहे, उनकी भी मौसी एक वहां पर भी रहती है। और इसके अलावा ये बेंगलोर में कुछ दिन नौकरी करने के लिए गए थे। फिलहाल सागर शर्मा का कनेक्शन तीनों जगह से एस्टेब्लिश हो रहा है, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, बंगलौर से भी, लखनऊ से भी। पवन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करके आपने दी हैं। मैं विनोद गुप्ता के पास जाऊंगा। विनोद गुप्ता, हरियाणा को लेकर जो
लगातार जो पूरा संसद पर जो ये एक तरीके से हमला ही है, इस घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से संसद में बवंडर मचाने वाले लोग, इनका जो बेस रहा है वो हरियाणा रहा, हरियाणा में ही टिके हैं, हरियाणा के लोग शामिल हैं ज्यादातर। क्या इनपुट है, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है दर्शकों के लिए आपके पास? सबसे बड़ी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इनपुट सारे गुरुग्राम के आ रहे, चाहे वो नीलम की बात करें, हिसार से आ रहे, तो कहीं ना कहीं इनका जो क्या सूत्रों की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने से सभी के सभी क्या जो लोग थे, जो आरोपी थे, आपस में मिले जुले थे। और जो बात करें तो कहीं ना कहीं गुरपाल सिंह पन्नू जो खालिस्तानी समर्थक है, उसने भी एक 8 दिन पहले एक वीडियो जारी करके कहा था कि ठीक 13 दिसंबर को खलबली मचेगी या बवाल मचेगा संसद के अंदर, और शायद वही हुआ है। यही हुआ कि जो संसद में बवाल मचा है, जो इनपुट्स जो थे ये जरूर। विनोद गुप्ता, अभी तक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस इसको आतंकवादी घटना के रूप में अभी घोषित नहीं किया उसने। अभी बहुत सारी चीजें, हाँ, इनपुट्स के बारे में जरूर जानकारी जो आप कह रहे हैं कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, संगठन हैं या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, उन्होंने इस तरीके के वीडियो या इस तरह की चीजें की थी, वो अपनी जगह बिल्कुल एस्टैब्लिश चीज है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या कहीं पुलिस की तरफ से ये शब्द नहीं आया है कि कहीं किसी आतंकवादी संगठन का नाम अभी तक आया है क्या? अगर सूत्रों की बात करें तो ना कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, सूत्र अगर जो बात करते हैं, क्योंकि 6 के 6 लोग हैं जिनका एक संसद भवन के अंदर आज 13 दिसंबर को जाना, और 2-4 लोग बाहर होते हैं, 2 अंदर होते हैं, तो किस तरह से धुआं हो जाता है पूरा संसद। और जो हरियाणा का है, एक उत्तर प्रदेश का है, दूसरा अगर बात करें तो बंगलोर और महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र साइड का है, दूसरा एक केरला साइड का है। तो कहीं ना कहीं सभी का लोगों का आपस में उत्तर दक्षिणी भारत के जो लोग हैं, आप मिलजुलना, एक साथ आना और गुरुग्राम के अंदर रहना, तो कहीं ना कहीं इनपुट यही कहते हैं कि कहीं पिछले पुरानी साजिश थी, पिछले 6 महीने षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो आज जिसको परिणाम दिया गया है, अंजाम दिया गया है संसद के अंदर। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए निकाल कर दी। विनोद गुप्ता कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी घटना हो सकती है। विनोद गुप्ता इस तरह इशारा कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से, हमारे ब्यूरो चीफ है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि एक खालिस्तानी आतंकी जो विदेश में रहता है, उसने 15 दिन पूर्व इस तरीके का कोई वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि 13 दिसंबर को कुछ होगा। और विनोद गुप्ता कह रहे हैं कि सूत्र ही कह रहे हैं कि उससे तार हो सकते हैं। अभी तक सरकारी अधिकृत रूप से ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी इस बात को कह रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से प्रेम नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद, आभार आपका जुड़ने के लिए। संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और एडीआर संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत सारी इनपुट्स देश हित में एकत्र करती है, आपका धन्यवाद। गोविंद वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक भदौरिया जी हमारे साथ, इस देश के जाने माने संपादक, देश से लेकर विदेश तक की पत्रकारिता में आपका दखल है। आलोक जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आलोक जी, ये घटनाक्रम भारी चूक, मैं कह रहा हूं कि आज फिर एक तरीके से दिल दहला देने वाला एक घटनाक्रम है। आलोक जी। मैं धन्यवाद दुर्गेश जी। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ जी। घटनाक्रम बड़ा है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। हम 20 साल वाली पुरानी घटना की बात कर रहे हैं, और 20 साल से लेकर आज के बीच में टेक्नोलॉजी ने जमीन आसमान का परिवर्तन हो चुका है, पहला। और दूसरा हिस्सा है इसका मानवीय। अगर हम लोग पहले हिस्से की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर मेरे को 2 चीजें लगती हैं। आप कभी भी जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। आप क्या एक वो मेटल भी वो होता है, मेटल फ्रेम भी होता है, जो आपका मतलब वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेम भी होता है, फ्रेम मेटल डिटेक्टर। हाँ, DFMD। तो उसमें से आप निकलते हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई भी अगर मेटल या कोई भी अगर ऐसी चीज है, तो वो तुरंत वो बीप करने लगता है, तो वहां आप पकड़ सकते हैं। ये तो पहली सिक्योरिटी है। उसके बाद आपके अंदर भी सिक्योरिटी होती है। मैं यहाँ 2 चीजें कहना चाहूँ, मुझे नहीं मालूम वो प्लास्टिक का था उसके अंदर, जूते के अंदर या नहीं था, ये मैं इस पर जाता ही नहीं। मैं जाता हूँ कि आपकी जो सिक्योरिटी की थी उसकी SOP क्या थी, उसने क्या किया। क्या आपने जो मेटल डिटेक्टर लगाया गया था, क्या वो चल रहे थे, क्या वो काम कर रहे थे,
क्या उसके ठेका किसी कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था, आउटसोर्स किया गया था? कौन आखिर जिम्मेदार? और फिर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया भी है तो उसकी सेफ्टी ऑडिट कौन कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी है? एक तो ये पहला हिस्सा हो गया जिसमें जवाबदेही वाला तत्व बहुत बड़ा है। आपने तीनों पहलू किसने लगाया? क्या उस समय काम कर रहा था? क्या उसको, एक सवाल ये भी, क्या उसको बाहरी आउटसोर्स किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया था? चौथा, सेफ्टी ऑडिट किसने किया? ये तो एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो एक ये आता है कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में एक ह्यूमन का भी टच आता है, एक दूसरी भी होती है। उसमें यह है कि आपकी एक एसओपी बनाई जाती है। एसओपी किसने बनाई? क्या एसओपी का पालन हुआ? अगर एसओपी का पालन हुआ, अगर पालन हुआ तो यानी कि एसओपी में कोई दोष है। इसका मतलब कि एसओपी बनाई किसने? अगर बनाई, जाहिर सी बात है किसी आईपीएस ने बनाई होगी, किसी वो सब इंस्पेक्टर ने तो बनाई नहीं होगी, ना कांस्टेबल ने बनाई होगी। तो सवाल है कि वो एसओपी में अगर कोई दोष है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? क्या उसमें कमिश्नरी लेवल का कोई बंदा नहीं बैठता? क्या कोई सीनियर आईपीएस नहीं बैठता जो नेक्स्ट टू कमिश्नर लेवल का हो? कौन होता है? क्या आईबी के भी तो सारे लोग होते हैं। एक तो ये दो चीजें, इन दो चीजों में एक हमको समझना चाहिए। पहला, टेक्निकल क्या सपोर्ट था, काम नहीं कर रहा था। दूसरा, जो एसओपी बनाई गई थी सिक्योरिटी वाली, क्या वो काम कर रही थी? तीसरा, एसओपी का एक पार्ट होता है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी में आप क्या करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अगर जो भी गया हुआ, जो भी रिपोर्टर गया हुआ, जो भी पत्रकार, सबको मालूम है कि काफी छानबीन होती है। हम लोग के पास में भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास लगे होते हैं, गाड़ी में भी लगे होते हैं, हम लोग की जेब में भी होते हैं। इसके बावजूद हम लोग की पूरी स्कैनिंग होती है। दो स्कैनिंग के तरीके होते हैं, एक तो वो मेटल डिटेक्टर से निकलते हैं और दूसरा वो हाथ में वो जो ह्यूमन हेल्ड जो पकड़ कर जो करते हैं ना स्कैनर, उससे भी स्कैनिंग होती है। सवाल एक है वो कह रहा था। तीसरा, पूरे मीडिया की कवरेज ये है, आप भी वही कवरेज कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो हरियाणा का था, वो कहाँ का था, यहाँ का था, वहां का था, उसे ये किया, वो इसे किसान मोर्चा का था, किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। मैं इस पे जाता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मुद्दा ये है कि आप कहीं के हो, चाहे आप अमेरिका के हो, चाहे व्हाइट हाउस के हो, चाहे पार्लियामेंट के हो, चाहे आप प्रेसिडेंट भवन से आते हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के सरकारी भवन से आते हो, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? क्या आपकी एसओपी दोषपूर्ण है? अमेरिका में तो कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका में 9/11 हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप याद करिए। आपको याद होगा हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जब कलाम साहब जब गए थे वहां पे, तो क्या हुआ था? उन्होंने जूते भी उतारे थे, पूरी सिक्योरिटी हुई थी। क्यों नहीं होती है? अमेरिका में राजदूत, भारत की राजदूत मीरा शंकर, उसको वहां पर पैटिंग की गई थी। पैटिंग उसको बोलते हैं ना, जैसे वो थपथपा कर भी, जिसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, थपथपा कर भी चेक किया जाता है कि आपके पास कुछ है तो नहीं, मेटल डिटेक्टर और सबसे गुजरने के बाद में, जबकि उनके पास में डिप्लोमेटिक वो एक्सेस थी। She was the ambassador at that time, at that particular moment जब फ्रिस्किंग हो रही थी। She was the ambassador of US, भारत की ओर से। तो मैं इस पे नहीं जाता कि कौन क्या था, कहीं भी कोई कुछ भी हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, किसी की मंशा हो उससे कोई मतलब नहीं। भारत के लिए 140 करोड़ के लिए सबसे पवित्र जगह संसद है। अगर आप संसद की सिक्योरिटी अगर आप नहीं रख सकते, कोई भी आदमी पहुंच जाए, क्या उद्देश्य है, किस सांसद ने दिया, क्या दिया, ये आपकी पंचवर्षीय योजना है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मैं इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपकी पंचवर्षीय योजना है, इसलिए कह रहा हूं। हालांकि सरकार ने पंचवर्षीय योजना आयोग भी खत्म कर दिया, तो पंचवर्षीय नाम की कोई चीज आप खत्म कर दीजिए। यहाँ तो अब 2047 का सपना दिखाया जाता है। सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं। मैं इस पे भी नहीं जाता कि नई बिल्डिंग क्या है और पुरानी बिल्डिंग क्या है, मुझे इस पे भी कोई मतलब नहीं है। सवाल है कहीं भी है सिक्योरिटी के उतने कड़े इंतजाम क्यों नहीं थे? ठीक बात क्या है, लोगों को देखकर की ठीक बात है। बड़ा सवाल चूंकि मंथन को एक तरीके से सिक्योरिटी जो चूक है उस पर आलोक जी ने केंद्रित कर दिया है। मैं संजय सिंह के पास आता हूं। संजय जी, निश्चित तौर पर जैसा आलोक जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी भारी चूक है और वो बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं कि भाई जब इस नई संसद बनी थी तो बहुत सारे इसमें चेक्स थे कि भाई ये बिल्कुल इजराइल का सॉफ्टवेयर है और जर्मनी का सॉफ्टवेयर, पता नहीं कितनी कितनी बातें हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन ये हुआ ना। देखिएगा चौहान साहब, मैं अभी भदौरिया जी को सुन रहा था और मुझे लग रहा है कि इस चर्चा में जुड़ने से पहले
मैं आज यही सोच रहा था कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की संसद हम सबकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक सम्मान का हमारे जिसको कहा जाए हमारे गणतंत्र की रक्षा के लिए बनाया हुआ एक भवन है। और जो चूक हुई वो कहीं ना कहीं से ये दर्शाती है कि हम लोगों को और भी अलर्ट होने की जरूरत है। और इस तरह की घटनाएं भारत में, और जब भारत को ये माना जा रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या की से बड़े देश हैं और हमने बहुत तरक्की बहुत सारे मायनों में की है, निश्चित तौर से की है, बहुत सारी चीजों में हमारा सम्मान बढ़ा है। और इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं हमारे सम्मान के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो मैं इस बात से चिंतित हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी एक ताकत उभर रही है, हम एक पावर बन रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं जिन लोगों ने की वो पहले तो वही निंदनीय है, और सुरक्षा के स्तर पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक है। इस चूक को ध्यान में रखते हुए हमको जो अभी एसओपी की बात हो रही थी, एसओपी के साथ साथ जो मुझे लगता है कि जो गाइडलाइन बनने के साथ साथ जो अनुपालन है और कहाँ पे किस स्तर पे इसको और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद इससे हमें एक सबक लेने की जरूरत है ताकि हम और अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद कर सकें, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक बात है। मैं गोविंद वर्मा जी को चर्चा में शामिल करूंगा। वर्मा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और फोकस सभी का फोकस सिक्योरिटी ही होना चाहिए कि भाई ठीक है, इस देश की संसद है, हम सबकी संसद है, पक्ष विपक्ष सारे लोग आज कम से कम इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने चाहिए हैं, जैसा मुझे लग रहा है। और कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए, संसद तो आत्मा है हमारी, और आत्मा में कोई आत्मा को कैसे कुचल सकता है कोई? कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हमको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी। सबसे पहले तो हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने देखा 2001 में भी इस तरीके से घटना हुई, उस समय भी भाजपा का शासनकाल था, आज भी भाजपा का शासनकाल है। तो ऐसा क्या होता है कि भाजपा के शासनकाल में ही इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सब, आप बोलिए। ऐसी क्या बात है कि भाजपा के शासनकाल में ही ये घटनाएं घटित होती हैं? और रह गई सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी में तो बहुत बड़ी भारी चूक हुई है। इसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को लेना चाहिए। साथ साथ सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए प्रताप सिंह सिन्हा की, जो एमपी हैं, जिनके पास पर ये लोग एंट्री किया है, इनको जांच के दायरे में लेना चाहिए। इनसे पूछताछ करना चाहिए कि आपने पास कैसे इशू कर दिया इन लोगों। तो हमारा तो कहना है उनकी जांच बाद क्या करिए, प्रताप सिन्हा की जांच पहले कराइए। ये मेरा जो है कथन है इस बात पर। ठीक बात है। मैं प्रेम नारायण को चर्चा में लूं, उससे पहले मैं परिचय करा दूं। अजय आर्या, प्रोफेसर अजय आर्या राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिक्षाविद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत, धन्यवाद। मैं प्रेम नारायण जी के पास जाऊंगा। प्रेम नारायण जी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि किसकी सरकार में ही क्यों हमले होते हैं, गोविंद जी का अपना ये मत हो सकता है, लेकिन 22 साल बाद क्या हम वहीं के वहीं खड़े हैं क्या सुरक्षा के मोड में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से? आपकी भी सरकार बीच में रही। जी देखिए, यहाँ पर दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो भदौरिया जी ने कहा ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने बात को बहुत स्पष्ट तरीके से और बेबाकी से रखा, और ये वाजिब है जो उन्होंने कहा है, एकदम वाजिब और जायज बात कही है। कारण क्या है, जिस सदन में देश का प्रधानमंत्री जाते हो, देश के गृह मंत्री जाते हो, देश के माननीय लोग, रक्षा मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, रेल मंत्री मौजूद थे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मौजूद थे। इसके बावजूद अगर वहां की व्यवस्था ये है, तो ये देश में और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय पटल पर ये एक मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ का जो सुरक्षा चक्र है, हमारे यहाँ की जो एजेंसीज हैं और हमारे यहाँ का जो भी प्रशासनिक अमला या जो भी मान लीजिए आप एजेंसीज हैं, वो कितनी अवेयर और कितनी अलर्ट। ये पहली बात तो ये है कि इसकी विस्तारित जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से
ये उचित नहीं कहा जा सकता, ना ये उचित है। हाँ, जांच के बाद जैसा कि आप दिखा रहे हैं, आपके संवाददाताओं ने बात की, संवाददाताओं ने अपनी जितनी अभी तक जानकारी रखी और सभी लोगों ने जो चर्चा की, उनका जो लब्बो-लुआब निकल के आता है। मैं, ये कोई मेरा बयान नहीं है, ना मैं कोई किसी का पक्षधर हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं कि जो है ये अत्यंत निंदनीय है। जिन्होंने ये कृत्य किया है वो अत्यंत निंदनीय है और इसको केवल उनका निंदा उनकी कर करके जिसकी जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी वाले लोग, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा अपनी एक बात को जोड़ना चाहूंगा आपके साथ। लगातार जैसे मैं 50 मिनट से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, चर्चा में जा रहा हूं, मुझे लगता है हम लोग जो बात आज मीडिया बता रहा है लोगों को, पूरे देश को जो बता रहा, फिर से क्लियर करूं, पहले इनकी जांच होनी चाहिए, आधिकारिक जांच होनी चाहिए, गहन और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इनका किसी भी प्रकार से, चाहे प्रादेशिक लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इनका जरा भी कहीं कोई भी अनैतिक संबंध निकलता है। जो वर्मा जी ने कहा, उनको पत्र जारी करने वाले महोदय को भी, प्रताप सिंह जी को भी लेकर के कड़ी जांच होनी चाहिए। अगर जो आपके सूत्रों के, संवाददाताओं के द्वारा जो जानकारी दी गई, अगर वो सत्य है और ये जो हमलावर है, जो से है संसद में आज, ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति के विषय नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ये घटना है जो आजादी के इतिहास के पहले एक बार हुई थी और वो घटना दोहराई गई है। ये 2001 वाली घटना इसको नहीं कह सकते, उससे नहीं, हम इस बात पे इनको डिफेंड नहीं कर सकते कि इनका इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि संसद पर हमले का मसला है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन दूसरा पटल है, अगर ये नहीं होता है, ये जांच के बाद की बात कर रहे हैं हम, इनकी मैं फिर कह रहा हूं, इनकी खुले तौर पर जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, गहन और सभी चाहते हैं कि बहुत पारदर्शी जांच हो और देश को बताना भी चाहिए कि कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है। और जो आलोक जी ने कहा वो मुद्दा स्टिल इनके साथ उन कर्मियों की जांच होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी होती है और सुरक्षा। आलोक जी ने जो कहा ना, वो मुद्दा बिल्कुल अभी भी महत्वपूर्ण है और हमेशा कब, क्यों, कैसे, ठीक है, वो सारे सवाल में जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई क्यों? इतना बड़ा हमला जब 2001 में हो चुका, उसके बाद फिर ये हमला। मैं डॉक्टर अजय आर्या के पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय आर्या, जिस तरीके से वहां नारे लगे, जय भीम जय भारत, भीम के नाम का सहारा, क्या ये भी कोई साजिश है? क्या एक तरीके से ये भी कहा गया भारत माता की जय, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से इनके नारों में थे कि एक तरीके से इन्होंने कहा कि भाई सरकार की निंदा की, जय भीम जय भारत के नारे लगाए, भारत माता की जय। ये क्या, ये भी कोई साजिश है क्या कि इस लबादे में ओढ़कर किसी अपराध को छिपाने की बात हो रही? दुर्गेन जी, बड़ा माकूल सवाल आपने उठाया। मैं इसको कई और बिंदुओं से मैं इसको एनालाइज कर पाया दोपहर में जब पता चला हमको। मैं इसमें A3 देखता हूं, अति उत्साह, अति आत्मविश्वास और अति आत्म प्रशंसा में लिप्त जो प्रेजेंट डे की सरकार है केंद्र की। ये बेसिकली केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं, पूरे देश के मुंह पे तमाचा है। अब रही बात नारों की कि जय भीम के नारे लगे, भारत माता के जय के नारे लगे, तो धीरे धीरे हम इस देश को वाकई में नारों के सहारे भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह की ये कुत्सित घटना घटी। कुछ लोग इसको सिक्योरिटी ब्रीच कह रहे हैं, कुछ लोग इसको संसद पे हमला बता रहे हैं। सरकार जरूर इसको बचाव मोड में आ रही कि नहीं हो सकता संसद पे हमला ना हो, लेकिन ये हमला ही है। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, ये जो दो बच्चे, दो वयस्क संसद की दर्शक दीर्घा से कूद के अंदर चले गए और उनके पास मान लेते हैं कोई हथियार नहीं था, फिर भी कोई एक्स्ट्रा चीज तो थी, वो इतनी सिक्योरिटी को पास करके कैसे चले गए? बाकायदे विस्फोट किया उन्होंने, जो एक तरीके से जो वो क्रैकर के रूप में इस्तेमाल किया, विस्फोट से ही वो धुआं निकला है, जैसी जानकारी है। जी, इससे निश्चित तौर पे पूरे राष्ट्र की बदनामी। देखिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं,
इसका मैसेज पूरी दुनिया में अच्छा नहीं जाए। हम एक तरफ कहते हैं कि हम मजबूत भारत हैं, हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन जो संसद का जहां सारे सांसद जहां कानून बनते हैं, तमाम अध्यादेश बनते हैं, उसकी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी लैप्स हो जाए, ये कोई छोटी घटना थोड़ी है। और इसकी किसी ना किसी को तो देखिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, नारे कुछ भी लगे हो, ये नौबत क्यों आई और नौबत किस तरह से आ गई? कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। ये नारे लगना कोई आम बात थोड़ी है जो आपने नारों की बात कही। अगर कोई प्लानिंग भी थी तो क्या संसद के अंदर जाके होगा? मतलब इस लेवल तक हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था चरमरा चुकी है क्या? फिर हम सीमाओं को सुरक्षित रहने की बात कैसे कर रहे हैं? एक संसद जहां पे इतनी सिक्योरिटी है, मान लीजिए ये आतंकवादी ही होते, मान लेते हैं कि अभी तो पता भी नहीं क्या है, लेट अस कंसीडर कि आतंकवादी ही थे। हाँ, मतलब तो इनके पास अगर हथियार होते, ये सशस्त्र होते, इनके पास बम होते, जहरीली गैसें होती, बंदूकें होती, तो क्या होता? तो कहां मुंह दिखाते हम लोग? आज जो चर्चा हो रही है कि इनकी विचारधारा क्या थी, इनके डिमांड क्या थी, वो सब अलग बातें हैं। ये घुसे कैसे? सबसे बड़ी बात, ये देश की आत्मा पे हमला हो गया। जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, विपक्ष के सब नेता, पक्ष के सब नेता, सारे मंत्री बैठते हैं, अगर उनके पास एक चाकू भी होता तो क्या हालत होती? और क्या मुंह दिखाते हैं हम इस पूरी दुनिया को? तो इसको तो बहुत तेजी से इसको निस्तारण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको त्वरित प्रभाव से उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये 100% सिक्योरिटी लैब्स नहीं, देश की आत्मा पे हमला है। बस लकी है कि ये शायद आम बच्चे थे जो अपनी वेदना बता रहे थे, लेकिन वेदना बताने का क्या ये सही तरीका है? भाई वो धरना दे सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, क्या वो भगत सिंह की याद दिलवा रहे हैं? मैं तो आज सोच रहा था क्या भगत सिंह की याद दिलवाई दी जा रही है कि संसद के अंदर जाकर के पर्चे बांटना, और इस तरह की बात है क्या? ये क्या हम इस लेवल तक चले आए? और वो ये कह भी रहे हैं कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। नहीं भाई, कौन बच्चे हैं 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, कोई हम कहे एक भी अगर होता तो वो कैसे पहुंच गया? हो सकता है कि किसी माननीय सांसद का फर्जी हस्ताक्षर हो, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जब हम दावा करते हैं कि हमारी सीमाएं अब सुरक्षित हैं, एक संसद भवन नहीं सुरक्षित है, हम सीमाओं की बात करते हैं। बड़ी बात है। ये अति उत्साह, अति आत्मविश्वास और अति आत्म प्रशंसा में लिप्त होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं से शायद सरकार का ध्यान हट रहा है, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जहां पे बैठ के कानून बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी, इतनी छोटी घटना में हम नहीं आंक सकते इसको। जी, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आलोक जी के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा इनपुट शुरू में हमने दिखाया, उसमें मेरा काफी समय उसमें लगा। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी के लिए, लेकिन निवेदन के साथ में कि बस 20 सेकेंड। मुझे लगता है कि अभी जो तमाम पैनलिस्ट ने एक बात ये कही और आपने भी कही कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका शब्द था ये कि देश को बताना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या देश को बताया गया कि एक जेट प्लस सिक्योरिटी वाला बंदा है, कोई पटेल वहां कश्मीर में घूम रहा था? क्या कश्मीर संवेदनशील है या नहीं है? क्या किसी को पता चला कि जेट प्लस सिक्योरिटी ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे ही हवा में मिल जाती है? जैसे आप आलू खरीद के लाते हैं, ब्रेड खरीद के लाते हैं, ऐसे जेट प्लस सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो सवाल यह है कि सरकार को जवाबदेही में आना चाहिए, देश को बताना चाहिए, और ये कैसे चल रहा है देश, ये इंपॉर्टेंट चीज है। संसद है, संसद कहता है, मुझे नहीं मालूम किसका क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्य बात यह है सुरक्षा क्यों नहीं पूरी हुई? क्या उपकरण जिम्मेदार थे? उपकरण को ऑडिट करने वाला जिम्मेदार था? क्या एसओपी आपकी नहीं थी? और मैं एक चीज और भी उम्मीद करूंगा भारत सरकार से और गृह मंत्री से भी उम्मीद करूंगा कि कृपया वो सब इंस्पेक्टर और वो एसीपी को ना सस्पेंड करें। सस्पेंड करना हो तो कम से कम कमिश्नर लेवल पर। बहुत शुक्रिया आलोक जी, प्रेम नारायण जी बहुत शुक्रिया, संजय सिंह आपका शुक्रिया, गोविंद वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी और सभी जितने पैनलिस्ट थे, सभी ने इस बात को कहा कि नहीं, सुरक्षा में चूक है, भारत की आत्मा पर हमला है, हमला ही है, हमले जैसा है। तो एक तो देश को बताना चाहिए कि कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है, और कम से कम एक बिंदु तो जरूर है कि जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनमें कम से कम अधिकारी लेवल पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई अपने काम में ढिलाई ना हो, और कम से कम ये तीसरी बार इस तरह की घटना कहीं भी देश में देखने को ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।